नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि ये टीचर बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है। और आज हम ना ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, वो एग्ज़ाम पेपर सोल्व करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन तो हमारे होते हैं जीएस के और 70 क्वेश्चन थे इसमें सब्जेक्ट के, हिंदी के। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर था। तो इसमें 70 क्वेश्चन है, उन्हें देखेंगे। ठीक है। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है हमारा, कमायनी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, उसे चिन्हित करना है। कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के स्तंभों में गिने जाते हैं। ठीक है। और छायावाद के जो मतलब कवि हैं, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। ये सारी चीज़ें अच्छे से देखना है, क्योंकि सबसे मतलब अच्छी वाली जॉब लोगे तो थोड़ा मेहनत तो थोड़ी अच्छी वाली करनी पड़ेगी। ठीक है। तो थोड़ा डीपली थोड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। ये 50% तो थोड़ा अच्छा है कि लग रहा है कि हाँ हल्का है, लेकिन 50% जिससे हमारी मेरिट बनेगी ना, वही वाला हार्ड है इसका पार्ट। ठीक है। थोड़ा ध्यान से तुम पूरा पेपर देखोगे तो खुद समझोगे। ठीक है। तो कमायनी की रचना किसने की है? जयशंकर प्रसाद ने। और कमायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और इनके सर्ग भी क्रम से याद कर लेना, क्योंकि वो भी क्रम से लगाने के लिए पूछ लेते हैं बहुत बार। ठीक है। तो इसमें इसका हमें असत्य कथन बताना है, वो है इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण हुआ है। ठीक है, ये इसका गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आदृत व्याख्या किस आचार्य ने की है? तो भरत मुनि के रस सूत्र की जो व्याख्या की थी वो कितने थे? 4 थे। अभिनव गुप्त, भट्टनायक, लोलट और शंकुक, ये चारों ने किसकी व्याख्या की है? भरत मुनि के रस सूत्र की। ठीक है। तो इसमें अनुमितिवाद की जो करी है वो कौन थे? वो है शंकुक। निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल के अनुसार, कवियों को जीवन काल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इसमें। तो इसमें है पहले केशवदास, सेनापति, देव और पद्माकर। ठीक है। ये किस काल के कवि हैं? ये हैं रीति काल के कवि। आगे देखते हैं। संगत युग का चयन करना है इसमें कि संगत कौन सा युग में है उसे देखना है। तो वो कौन सा है? काव्य अलंकार सूत्र। काव्य अलंकार सूत्र किसकी रचना है? वामन की। काव्य प्रकाश रचना किसकी है? मम्मट की। काव्यदर्श किसकी रचना है? दंडी की। काव्य अलंकार किसकी रचना है? भामा की रचना है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दे रखे हैं, इन पे हमें बताना है कि इसमें कौन से कथन सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना, एक क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन पेपर आप जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ठीक से उन्हें करना, और बीच में मतलब छोड़ते जाना जो नहीं आ रहे। और जब आपको लगे दोबारा 50-50 के उसमें, तो देखना कि इसमें कौन सा सही नहीं है। जल्दी जल्दी में हम सबको मतलब एक साथ भरते चले जाते हैं आंसर की में, उसमें फिर ध्यान आता है इसका तो ये सही था, फिर जब भर दिया तो उसे कैसे सही करेंगे। ठीक है। तो इसलिए पहले हबड़ तबड़ नहीं, जो बिल्कुल सही आ रहे हैं उन्हें करेक्ट करके अपना सही करके अपना भर लो। फिर आराम से जो क्वेश्चन रह गए उन्हें सोच के समझ के तब उनका आंसर दो। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें हमें देखना है कि कौन से कथन हमारे सत्य हैं। तो इसमें पहला और दूसरा कथन हमारे सत्य हैं। तो पहला कथन क्या है? प्रगतिवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता तथा साहित्य के अन्य रूप सामने आए हैं। ठीक है। रैदास किसके गुरु थे? तो रैदास किसके गुरु थे? ये मीराबाई के गुरु थे। रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई के। और मलुकदास के गुरु कौन थे? पुरुषोत्तम थे। हरिदास के गुरु कौन थे? प्रागदास थे। लालदास के गुरु कौन थे? कदन चिश्ती। ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें देखना है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है। तो हमें बताना है लक्षण ग्रंथकार कौन नहीं है। लक्षण ग्रंथकार कवि कौन थे जो इसमें थे? कवि और आचार्य वो थे जिन्होंने संस्कृत के
रचनाओं से मतलब लक्षण उदाहरण की जो परंपरा अपनाई थी तो वो लक्षण ग्रंथकार थे। तो इसमें कौन नहीं है, घनानंद, क्योंकि घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। जो रीति काल के हैं कवि वो 3 धाराओं में बटे हुए हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो घनानंद किस धारा के में है, रीति मुक्त काव्य धारा के। ठीक है, तो रीति मुक्त में जैसे घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ठीक है, ये 2-4 हैं जो मतलब ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। और घनानंद से तो क्वेश्चन आता ही है। अगर रीतिकाल जैसे बिहारी हैं, घनानंद हैं, केशव हैं, रीतिकाल के या कोई भी काल के जो प्रमुख कवि हैं ना, उनकी रचनाएं वे ये तो पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्हें प्रेम की पीर का कवि भी कहा है घनानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है ये भी। और इनकी रचनाएं हैं ना, ये सुजान सागर, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, इनकी जो रचना है ये कोक सागर बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। संगत युग्म का चयन करना है। इसमें संगत देखना है, कौन सा युग्म हमारा संगत है। तो कौन सा युग्म संगत है हमारा, इसमें है निम्बार्काचार्य द्वैता द्वैतवाद, रामानुचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैता द्वैतवाद, बाल्भाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद। आगे देखते हैं। कालक्रम अनुसार निबंध संग्रह का सही अनुक्रम लगाना, निबंधों का सही अनुक्रम लगाना हमें कालक्रम अनुसार। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। यह है तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, परंपरा बंधन नहीं, भाव पुरुष श्री कृष्ण। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे देखते हैं। ये स्थापना और तर्क में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया है, प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला। ठीक है, दूसरा तर्क में क्या दे रखा, क्योंकि वह मार्क्सवाद पर आधारित था। तो इसमें कूट दे रखे हैं, तो इसमें बताना है कि कौन से सही हैं गलत हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, इसका ऑप्शन ये सही होगा, ए गलत है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि प्रगतिवाद, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला। क्योंकि इसमें पूंजीवाद और प्रगति मतलब प्रगतिवाद में ज़्यादा क्या था, पूंजीपति लोग थे, किसानों के, इस तरह को लेकर ही मतलब इन्होंने 2 समूह में शोषित और शोषक में बांट के इन्होंने किया था। और ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए क्योंकि मार्क्सवाद यूरोपीय एक लेखक थे, क्योंकि उनकी मार्क्सवाद जो थे कार्ल मार्क्स, मार्क्सवाद का पूरा मतलब समझो तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी कि सब जो हैं छोटे बड़े कोई ना हो, समाज में सब समान हो, इस तरह की विचारधारा को लेकर चले थे प्रगतिवादी। और वही विचारधारा थी मार्क्सवाद की, कार्ल मार्क्स की। ठीक है, प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित करना है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित करना है। तो प्रस्तुत कौन सी है, तो वो है कितने हृदयों में मधुर मिलन, क्रंदन करते बन विरह कोक। तो ये पंक्तियाँ बतानी है किसकी हैं, तो ये पंक्तियाँ हैं प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो इसके असत्य सत्य हमेशा इस चीज़ के नीचे अंडरलाइन कर लो, जैसे सत्य है, सत्य दे रखा, नहीं है या है, इस तरह से ना लास्ट वाले में हमेशा अंडरलाइन कर लो। तो उससे ये रहता है कि हमें इसका आंसर क्या देना है। जल्दी में बहुत बार गलत हो जाता है, और हमेशा एग्जाम में वही ज़्यादातर क्वेश्चन गलत होते हैं जो हमें आते हुए होते हैं। रामचरितमानस से ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसे आराम से देखना। इसमें कितने मतलब कांड हैं, कौन कौन से कांड हैं, इसके बारे में क्या क्या दे रखा है, किसमें क्या है, ये सारी बातें बहुत बारीकी से देखना, क्योंकि रामचरितमानस से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, छोटे बड़े कोई सा भी एग्जाम हो। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन है, तो वो हमें बताना है। तो वो है यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। ठीक है, तो ये गलत है। इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय में दृष्टिगत होता है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। ठीक है, ये तीनों सही हैं।
असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़े में संकलित है। तो संकलित नहीं है, अंडरलाइन करना है। और जबकि ये संकलित है इसमें, तो इसमें क्या दे रखा? नहीं है। तो इसका ऑप्शन ये गलत है। और ये राम की शक्ति पूजा, ये किन की है? ये निराला की रचना है। और राम की शक्ति पूजा किस में संकलित है? क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट होया हुआ क्वेश्चन है। तो ये अनामिका में है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है हमें बताना है। तो वो कौन सा? आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा हमारा सही नहीं है। तो यह गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं। ठीक है, तो यहाँ गोपियाँ कोई उद्धव पे व्यंग थोड़ी करती हैं, वो तो सब कुछ जो सुना रही हैं एक भोरे को माध्यम बना कर अपना, तो वो किन के? कृष्ण के लिए सुना रही हैं। तो उद्धव तो व्यंग कर ही नहीं रही। ठीक है। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं। तो उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? जिंदस सूरी हैं। भारतेंदु हरिचंद कृत कौन सा नाटक अनुदित है? तो भारतेंदु जी का कौन सा नाटक अनुदित है? कौन सा मौलिक है? और कौन सा प्रहसन है? कौन सा भाड़ है? और क्या मतलब एकांकी हैं, नाटक हैं? ये सारी चीज़ें देख लेना, क्योंकि भारतेंदु जी से ये चीज़ें पूछी आती हैं। ठीक है, तो विद्या सुंदर इनका कैसा नाटक है? अनुदित नाटक है। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब हुआ? तो केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद का गठन कब हुआ? 1960 में हुआ। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप की स्थापना कब हुई? ये हुई है 1565 ईस्वी में। और किन्होंने की थी? विठलनाथ जी ने की थी। और अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। 4 वल्लभाचार्य जी के थे और 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे। और फिर इनको भी देख लेना कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से थे, विठलनाथ के शिष्य कौन कौन से थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है। तो हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक है। ये बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। और अर्धकथा अगर लिखा हुआ है और ऑप्शन में नगेंद्र हो तो वो नगेंद्र की आत्मकथा है। ठीक है, क्योंकि 1-2 एग्जाम में मैंने ये भी देखा कि अब ऐसा भी आना लगा है कि उसमें दे रखा है कि अर्धकथा, वो बनारसी दास जैन भी दे रखे हैं और नगेंद्र भी। ठीक है, तो वो नगेंद्र की आत्मकथा। विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता हैं। तो इसके विखंडन समीक्षा के प्रणाली के जन्मदाता कौन है? वे हैं देरेदा। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत पर आधारित नहीं है? मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवियों में आते हैं। और इनकी कौन सी रचना नहीं है जो महाभारत से संबंधित नहीं है? वो है सैरंध्री। सॉरी दोस्तों, वो है शक्ति। ठीक है, क्योंकि सैरंध्री तो है, क्योंकि द्रौपदी सैरंध्री बनी थी ना विराट के यहाँ। ठीक है, तो ये तो सैरंध्री तो है, शक्ति नहीं है। ठीक है। दुल्हनई अंगिया काहे न धोबई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है रूप का अतिशोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अतिशोक्ति अलंकार। लिपियों का सही विकास क्रम बताना है कि कौन सी लिपि पहले आई, कौन सी बाद में आई, उनका विकास क्रम बताना है हमें। तो उसको हमारी ऑप्शन सी सही होगा। चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीक लिपि, भावमूलक लिपि और ध्वनि लिपि। ठीक है, इन्हें क्रम से याद कर लेना। ये छोटे बड़े कोई सा भी एग्जाम हो सब में पूछी जाती हैं। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्म उपदेशक थे। ये उक्ति किसकी है? किसका है ये कथन? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी के बिना तो एग्जाम पेपर किसी का बन ही नहीं सकता, कोई सा भी एग्जाम हो। कम से कम 2, 3, 4 क्वेश्चन इनसे होते हैं। यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? वो होगा दृष्टांत अलंकार।
निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। ये काव्य पंक्तियां हैं इधर, और ये रचनाकार है, ठीक है, ये लेखक है। जो लेखक और कवि दे रखे हैं, तो ये हमें ये देखने कि किसकी हैं ये पंक्तियाँ। ये है विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ। तो ये किन की पंक्तियाँ हैं? ये निराला की पंक्तियाँ हैं। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आहद। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये प्रसाद की हैं। विश्वास मलय में मिलकर ग्रह पथ में टकराएगा। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये आज्ञा की पंक्तियाँ हैं। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये मुक्तिबोध की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। करुण को ही एकमात्र रस किसने माना है? भवभूति ने। किसने माना है? भवभूति ने एकमात्र रस क्यों माना है? ठीक है, इन्होंने उत्तर रामचरितम लिखी थी ना भवभूति की रचना, तब से ही इन्होंने करुण को एक रस माना है, ठीक है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954, ठीक है। और ये जो नई कविता पत्रिका है, इसका मतलब संपादित किसने की थी? ये जगदीश गुप्त ने। आगे देखते हैं, निबंधकार हैं ये और निबंध संग्रह है। तो इन्हें देखना, इन्हें सुमेलित करना है। तो जैनेन्द्र, तो जैनेन्द्र का है साहित्य और संस्कृति, जैनेन्द्र साहित्य और संस्कृति। हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार प्रवाह। कुबेर नाथ राय, इनका है निषाद बांसुरी। हरिशंकर परसाई, पगडंडियों का जमाना। ये सारे जो चारों दे रखे हैं ना निबंध, ये अलग अलग भी पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन मान लो, समझ लो। प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। तो इसमें क्या बताना हमें? असत्य कथन बताना है। कौन सा है? चमकी बीजू घन गरजी, तरासा बिरह काल होई जीव गरासा। तो इस पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो वो है प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण है। किस बोली में नंद, नद, पर, नन और न हो जाता है? तो वो कौन सी बोली में हो जाता है? वो है भोजपुरी में। नवनाथों में इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो नवनाथों में कौन सुमेलित नहीं है? देवसेन, ठीक है। देवसेन जो थे जैन कवि हैं। तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज जो है वो किसका है? शिवदान सिंह चौहान का है। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? वो है रूपाब में। अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। तो जो नीचे पंक्तियां दे रखी हैं इसमें शब्द शक्ति बतानी है हमें। तो पंक्ति देख लेते हैं पहले। आए जोग सिखावन पाड़े, परमार्थी पुराननी लादे, ज्यों बन जा रे ठाड़े, ठीक है। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द शक्तियाँ हमारी कितनी होती हैं? 3, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है। हरियोत्कृत काव्य उपवन का प्रकाशन वर्ष है। तो कौन सा है? 1909। हरियोत जी की सारी रचनाएं पूछी जाती हैं ये, क्योंकि प्रिय प्रवास है, परिजात है, वैदेही वनवास है, ठीक है। सीता जी से संबंधित है, प्रिय प्रवास इनकी राधा कृष्ण से संबंधित है। सारी रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं। प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? तो जयशंकर प्रसाद ने अपनी किस नाटक में नारी मुक्ति को उठाया है? तो वो है ध्रुव सामनी में। स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी और चंद्रगुप्त, इनसे तो इनकी पंक्तियां भी पूछी जाती हैं और इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में ज़्यादातर।
आगे देखते हैं, सुमेलित करना है। तो ये है ए कहानी। ए कहानी किसकी है? ए कहानी गंगा प्रसाद बिमल। सक्रिय कहानी राकेश बस। समानांतर कहानी कमलेश्वर। सचेतन कहानी महीप सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा इसका? ए। सुमेलित करना है इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो ये लेखक हैं इधर, ये इनकी रचनाएं हैं। तो ये है पेरिप्यूस। ये किसकी रचना है? पेरिप्यूस। ये रचना है लॉन्जाइनस की। ये पाश्चात्य वाले हैं सारे विद्वान। पोएटिक्स ये किसकी है? अरस्तु की रचना है। एस्थेटिक है ये क्रोचे की। और इयोन है रचना किसकी? प्लेटो की। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक बताना है। ये नीचे पंक्तियां दी गई हैं, इनके लेखक बनाना है। तो इनके लेखक कौन है? प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम लहियो शरण चित चाही के जुगल स्वरूप ललाम। तो ये पंक्तियां किन की हैं? ये रसखान की पंक्तियां हैं। चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारीपात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता? तो चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र है और चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता? वो है सुभाषिनी। आगे देखते हैं, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान हैं। तो क्रोचे के जो अभिव्यंजना का संबंध है वक्रोक्ति के साथ कौन से विद्वान मानते हैं? वो है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान हैं। तो वो हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? तो वो है किससे? आधे अधूरे नाटक से। ठीक है, आधा अधूरा नाटक किसका है? मोहन डाकेश का है। इसके सारे पात्र ध्यान से देख लेना क्योंकि एग्जाम में ये पूछे आते हैं। ठीक है, ये है महेंद्रनाथ, जगमोहन, अशोक, जुनेजा, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, ये महेंद्र। निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? तो इस काव्यांश को पढ़ना है, उसमें बताना है कि इसमें विरह की कौन सी दशा है। तो पहले पढ़ लेते हैं। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाव मोको तही मारग उड़ी पैर कंत धरे जहाँ पाओ। तो ये इसमें कौन सी विरह दशा है? इसमें है अभिलाषा। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई है? तो राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के की गई है? तो वो अनुच्छेद है 344A। ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 तक हमारे राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं। ठीक है, सभी अनुच्छेदों को एक बार जरूर देख लेना सही से। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं। तो राम भक्त कवि कौन से हैं? नावादास। और इनकी रचना कौन सी है? भक्तमाल। नावादास की रचना कौन सी है? भक्तमाल। वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। एकांकी में संकलन त्रय का आशय है। अगर यहाँ नाटक भी आता लिखा हुआ एकांकी की जगह कि नाटक में संकलन त्रय का आशय है, तो यह सीधा यही लिखा आता है कि संकलन त्रय में क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो याद कर लो हमेशा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है। समय, स्थान और कार्य, ये तीनों की एकता ये किस में आती है? संकलन त्रय में। ठीक है, तो समय के स्थान पर बहुत बार यहाँ काल भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, इस तरह से भी थोड़ा लिख कर ध्यान कर लेना। तो ये तीनों क्या आते हैं? समय, स्थान और कार्य, ये तीनों आते हैं संकलन त्रय में। इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? तो वो कौन है? विश्वनाथ। विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं। ठीक है, भामा, दंडी, उद्भट, ये है अलंकारवादी। इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है?
ठीक है, तो कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ तार सप्तक का मतलब आप समझ रहे हो, तार सप्तक का मतलब जिसे आप पहला कहेंगे, लेकिन उसे पहला नहीं बोलते, उसे केवल तार सप्तक बोलते हैं। फिर बोलते हैं दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। इसलिए सप्तक कितने थे अपने? 4 सप्तक थे। सप्तक का मतलब 7 कवियों का समूह, और चारों का संपादन किसने किया था? जो किया था वो अज्ञे ने किया था। तो वो कौन नहीं है? केदारनाथ नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। और इनको क्रम से याद कर लेना। इनका सन भी एकक सप्तक का कब है और किसमें कितने लेखक हैं, इस तरह से याद कर लेना। ठीक है, ये दे रखे देखो नीचे, केदारनाथ सिंह तार सप्तक की कवि नहीं है। तार सप्तक का मतलब जिसे पहला बोलेंगे, मतलब तार सप्तक मतलब जो तार सप्तक पहला वाला। और तो ये किसके कवि हैं? ये तीसरे तार सप्तक के कवि। और तार सप्तक में कितनी कवियत्री थी? 3 थी। ठीक है, परीक्षा गुरु उपन्यास का रचनाकाल माना जाता है। परीक्षा गुरु रचनाकाल का जो रचनाकाल है उपन्यास का, वो क्या है? 1882 ईस्वी है। वो परीक्षा गुरु लाला निवास दास का है उपन्यास, और हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। बच्चन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का। ये हमें सुमेलित करने हैं, तो इसमें हमें देखना है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला है रांगे राघव। डूबते मस्तूल, ये है नरेश मेहता। डूबते मस्तूल नरेश मेहता। महाभोज मन्नू भंडारी। लालटेन की छत निर्मल वर्मा। ठीक है, अगर टीजीटी पीजीटी वाले भी इसे एग्जाम पेपर को देखेंगे ना, तो ये नहीं कि हम तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें, अरे ये क्वेश्चन उनमें जैसे इसमें मिलान के लिए आए ना, तो उसमें अलग अलग आए हुए हैं। ये चारों जो रचनाएं हैं पूछी हुई हैं, चारों अलग अलग पूछी गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। भारतेंदु हरिचंद को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? तो इनको भारतेंदु हरिचंद को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? 1880 में। ठीक है, तो इनका मूल नाम क्या था? हरिचंद था, और भारतेंदु क्या थी? इनकी उपाधि थी। अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? तो अंधे युग का ये कथन दिया गया है, तो ये किस पात्र का है हमें बताना है। तो मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो ये है धृतराष्ट्र का। किसका कथन है? अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, और ये महाभारत से संबंधित है रचना। काव्य दोषों की सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। तो काव्य दोषों की सर्वप्रथम जो मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है वो किसमें है? काव्य अलंकार। काव्य अलंकार भामा की रचना है। आगे देखते हैं। कुमार नारायण की काव्य कृति चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की धारणा से अनुप्रेरित हैं। तो इसमें दूसरा देख लेते हैं तर्क। क्षणवाद छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही और गलत। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो इसमें बताना है कि प्रेमचंद किस कहानी के लेखक नहीं है। तो देवदासी कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। देवदासी कहानी है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, ये साहित्य के इतिहास ग्रंथ हैं और ये लेखक हैं। ठीक है, इन्हें बताना है कि ये किस किस के हैं। तो साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? ये नलिन बलोचन का है। भाषा काव्य संग्रह ये है महेश दत्त शुक्ल का। हिंदी भाषा और साहित्य ये है श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ये फिर नीचे सुमेलित करने के लिए है। ठीक है, इसमें रचनाकार हैं ये, और ये
इनकी पंक्तियां हैं, तो इन्हें सुमेलित करना है। काव्य पंक्तियां, तो इनको सुमेलित करना है। तो इसमें है विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? पंत की हैं। जीवन का लेकर नव विचार, ये पंक्तियां हैं प्रसाद की। सुमन हृदय में सेज बिछाते, ये पंक्तियां किनकी हैं? निराला की हैं। सुनता बसंत में उपवन में कल कूजित पिंक, कल कूजित पिक, तो ये किनकी पंक्तियां हैं? ये महादेवी वर्मा की हैं। ठीक है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, तो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? तो ये है उदय नारायण तिवारी। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं, तो लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? विजयदेव नारायण शाही। काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता बताने हैं। ये पंक्तियां दे रखी कि इसके लेखक कौन है। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये मम्मट की हैं। सुमेलित करना है, ये भाषा है और ये रूप हैं, अन्य रूप भाषा के कौन कौन से हैं। ठीक है। तो ब्रजभाषा, अंतर्वेदी, अवधी, बैसवाड़ी, हरियाणी, बांगरू, छत्तीसगढ़ी, खल्लाटी। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। आगे देखते हैं। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन, तो चंद्रकांता के संबंध में असत्य कथन देखना है हमें। तो इसमें है, ये है, इसका प्रकाशन 1894 में हुआ है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1888। ठीक है। तो इसका ये गलत है, असत्य कथन बताना था ना। मैं आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड का वर्णन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो प्रमाणिक रचनाएं मानी हैं वो कितनी मानी गई हैं? 12 मानी गई हैं। उसमें से 5 बड़ी और 7 छोटी हैं। और इनकी इसमें बताना है कि उत्तरकांड इनकी कितनी रचनाओं में है। तो 4 रचनाओं में है। वो रचनाएं इनकी कौन सी हैं? रामचरितमानस है, गीतावली है, वैराग्य रामायण है और कवितावली। इन चारों में उत्तरकांड दिया गया है। सुमेलित कीजिए। देखो तुलसीदास जी से शायद 3 क्वेश्चन आए हैं इसमें, तो इसलिए कहती कि तुलसीदास जी की रचनाएं और थोड़ा रामायण वगैरह ये थोड़ा अच्छे से देख लेना। रामचरितमानस, सॉरी रामायण नहीं, रामचरितमानस। चंदायन, तो चंदायन का रचना काल क्या है? 1369। मृगावती 1503, मधुमालती 1545, पद्मावत 1540। ठीक है। ये सब सुमेलित हैं, वैसे सही दिए हुए हैं इसमें, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदावाद के प्रवर्तक हैं, तो स्वच्छंदावाद के प्रवर्तक कौन है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रीधर पाठक हैं। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? चिंतामणि किसकी रचना है? ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ठीक है। कितने भागों में है? 4 भागों में है। और ये पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? 1939 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? तो इनका कौन सा निबंध है रामचंद्र शुक्ल का जो व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? वो है काव्य में अभिव्यंजनावाद। अधोलिखित आचार्यों का उनके कालक्रम अनुसार आरोही क्रम लगाना है। तो ये लेखक हैं, इनकी रचना मतलब लेखकों को कालक्रम अनुसार लगाना। संस्कृत के लेखक हैं ये। ठीक है। तो इसमें है वामन, इसमें जो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, दंडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ। ठीक है। क्योंकि दंडी 7वीं शताब्दी, वामन 8वीं शताब्दी, मम्मट 11वीं शताब्दी और विश्वनाथ 14वीं शताब्दी और जगन्नाथ 17वीं शताब्दी। ठीक है। तो ये इनका क्रम सही है इसमें। ठीक है। ये आज हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 70 क्वेश्चन थे इसमें, 30 हमारे जीएस के थे।
इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन पेपर अपना कंप्लीट हो गया। मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसे भी तो जो मतलब पास करेंगे, जो फाइट में जाएंगे और जो क्लियर करेंगे तो वो भी तो एक व्यक्ति हैं, आप भी व्यक्ति हो। इस तरह से ये सोचो कि बस घबराना नहीं है किसी भी से, कैसी भी परिस्थिति है हमेशा सामना करो उनका, ठीक है। और तैयारी करते रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।